क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम और डिम्पी कालरा मौजूद हैं। भारतीय बाजार आज अच्छी शुरुआत के बाद कमजोरी के साइंस भी देखने को मिले। निफ्टी में अगर देखेंगे करीब 350 अंकों की गिरावट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट इस वक्त 23,980 के लेवल्स पर ट्रेड करता। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ऊंचाई से बैंक निफ्टी में भी करीब हम देख रहे हैं गिरावट जो है वो हावी होती हुई 51,982 के स्तर पर यहाँ ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त अगर देखेंगे डिफेंस, आईटी, ये सारे के सारे पैक्स हैं। डिफेंस में जहाँ मजबूती है उसके विपरीत आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव है। लेकिन आने वाले 1 घंटे में क्लोजिंग कॉल्स में आपके लिए क्या कुछ हम लेकर आएंगे ऑन द शो आपके लिए क्विकली सामने रख देते हैं। उसके बाद बाजार में डीप डाइव एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ेगी उनसे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है वो जानेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन हमारी खास सेगमेंट 2:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे। 3 बजे जब महज आधा घंटा बाजार बंद होने को होगा तब मार्केट एट 3 यानी कि 3 बजे कौन से शेयर्स हैं, कौन से सेगमेंट्स हैं और कहां पर मूवमेंट बनती हुई दिख रही है वो आपको बताएंगे। 3:10 से 15 मिनट के बीच BTST STPT ट्रेड्स ताकि आखिरी मिनटों में भी आपको बता रहे हैं कि आपको कहां कहीं ट्रेड्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत होने वाली है, उससे ठीक पहले आपको पता होना चाहिए कि नई सीरीज कैसी दिखेगी और साथ साथ नई सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है। लेकिन इस वक्त अगर दिखे नई सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले वॉलेटिलिटी बाजार में, आज सुबह भी हम आपको लगातार कह रहे थे कि वॉलेटिलिटी के साइंस नजर आ सकते हैं और इसी तरह के वॉलेटिलिटी के साइंस जो है, उतार चढ़ाव के साइंस जो है क्लियरली विजिबल बाजार में देखने को मिल रहे हैं। डिम्पी, देखिए मार्केट के अंदर है बात तो सही है और यही बात वॉलेटिलिटी की नहीं है मानसी। वॉलेटिलिटी तो देखो विक्स तो वापस एकदम से बढ़ा और अगर आप ये दिखाना चाहें तो जहाँ पे ये मैं हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ, फिसल पट्टी, जहाँ पे एकदम से तेज़ी से गिरा है एग्जैक्टली उसी समय आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो आपने भी मानसी आज देखा ही होगा, जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय दिल्ली स्टूडियो में, वहाँ से मेरी सीट महज सिर्फ 40 कदम दूर है। सिर्फ 40 कदम में चलूँगा तो अपनी सीट पे पहुँच जाऊँगा। जब मैंने शो को कंप्लीट किया, मैंने फ्लैप को डाउन किया, मानसी को भी दिखाओ एक बार विंडो में। मानसी, मेरे को लगता है जहाँ पे आप भी मुंबई में बैठते हो वो भी शायद 40-50 कदम से ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब अपनी सीट तक पहुँचे होंगे, मार्केट के अंदर एकदम से सडन फॉल आया और विक्स के बढ़ने के साथ आया। इसका मतलब मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है, शायद इसकी भनक हमको नहीं है बट सिस्टम में भनक है कि कुछ ऐसा हुआ है कि बड़े लेवल का माल बेचा गया। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक्सपायरी है सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सपायरी ने रास्ता रोक रखा था। एक्सपायरी इतनी आसानी से आपको सारे लेवल्स को अचीव करने के लिए नहीं देगी और कुछ वो लेवल्स भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा जहां पर एग्जैक्टली मार्केट का एक पूरा फेज आके ख़त्म होता है। जैसे 50,800 के आसपास आके बैंक निफ्टी का फेज ख़त्म होता है। ना जाने 50,800 के आसपास कोई करंट की तार सी लगी हुई थी कि जैसे ही मार्केट में 52,800 के आसपास पहुंचने की अटेम्प्ट हुई, 700 प्लस नंबर आए, मार्केट को एक जोर का झटका लगा और वो नीचे आया। ऐसे ही 24,400 के आसपास का था। जैसे ही मार्केट 24,400 के आसपास पहुंचा, एक जोर का झटका लगा और निफ्टी भी नीचे आया। कहने का मतलब चर्निंग का पार्ट भी हो सकता है। दूसरा, अब मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को 2-4, हालांकि मेरे पास कोई ठोस रीज़न नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये ठोस रीज़न की वजह से मार्केट टूटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरे को दिखा कि अडवाणी के शेयर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, ना ही मेजर अंबानी के शेयर्स के अंदर। हाँ, सेक्टोरल चर्निंग में आईटी और ऑटो, इन दोनों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आईटी में समझ सकता हूं कि आईटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसके अलावा और बाजार में कोई मेजर बड़ा क्रैक मेरे को दिख नहीं रहा था। एकाएक मार्केट ने जो पलटा खाया, ये काफ़ी हैरान करने वाला था, ये सबको हैरान करने वाला था। मेरे पास इसका, अभी मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरे पास इसका कोई ठोस रीज़न नहीं है। मेरे कान में अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई जिसकी वजह से मेरे को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आज मार्केट को 700 पॉइंट देने पड़ गए ऊपरी स्तरों से। लेकिन फिर भी मैं कुछ रीज़न्स मैंने नोट किए थे कि जैसे एक एक्सपायरी का फैक्टर है, थोड़ा यूएस मार्केट्स के अंदर छुट्टी का फैक्टर है, इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी थी क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर आ चुके थे। सेक्टोरल चर्निंग मिस हो गई, वो जो होनी चाहिए थी वो एब्सेंट हो गई, और आईटी और ऑटो सबसे बड़े कंपोनेंट थे, वो सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत ये चिंता भी है कि भैया चलो ठीक है, ये सीरीज़ का निपटान हो रहा है तो इसको यहीं पे रोका जाए, अगली सीरीज़ का डाटा अगले तरीके से देखे जाएं। तो
कोई वैसा रीज़न नहीं है जो जस्टिफाई कर दे इस तरह के पॉइंट्स को, बट हाँ मिला जुला के कुछ मैक्रो कुछ माइक्रो रीजंस आप गिन सकते हैं जो स्क्रीन पे भी आपके चलते हुए दिख रहे हैं कि क्यों ये सब हुआ है। और मेरा थोड़ा भी और मानना है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि 52,800 और 24,400 जब तक पार होगा नहीं। अभिषेक जी ने सुबह सुबह मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, हमने आपसे तब भी बात की थी कि चर्निंग ही हो सकती है, 24,000 छोड़ेंगे नहीं, 24,400 पाएंगे नहीं, इसके ऊपर लगता नहीं है। अब आप देखो मार्केट के अंदर उसी 24,000 की फाइट चल रही है और अभी निफ्टी 23,963 पे चल रहा है। ये शायद हो सकता है 24,000 के आसपास क्लोज कर जाए। कुल मिला के मार्केट वही रिदम पे चल रहा है जिस रिदम की हम सुबह भी बात कर रहे थे। खैर एनी हाउ जो भी हो रहा है आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं, जैसे सुबह भी बात हुई थी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करते रहिए। हमने सुबह भी एक बात आपके सामने रखी, अगर मैं आपकी जगह होता तो एक राउंड का पैसा या एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करता। अक्षय पी भागवत, कुणाल शाह और ध्वनि पटेल मेरे मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। ध्वनि आपका शुक्रिया, कुणाल भाई आपका भी शुक्रिया और अक्षय पी भागवत आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। आज आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। कुणाल भाई आपसे शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ज़रा मार्केट के अंदर आज जोर का झटका लगा है, आपको उम्मीद थी कि आज में 52,800 को भी टेस्ट करने जाएंगे और आज में 52,000 भी तोड़ देंगे? ये ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि आपको भी उम्मीद होगी। अगर ये हुआ है तो मार्केट ने क्या खो दिया और इसका नुकसान अब आगे और देना तो नहीं पड़ेगा? आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना करेक्शन दे देगा हायर एंड से। जहां तक मैं फर्स्टली निफ्टी की मैं अगर बात करता हूं तो हमने जो वो 23,500 के लेवल से रैली देखी थी, हायर एंड पे हम फिजल आउट हो गए 24,350 के आसपास। लास्ट 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी था इधर एंड पे डायरेक्शनल मूव के लिए, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज के जोन में चला गया था। आज वो ब्रेकडाउन आ गया, 24,150 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन था, वहां से हमने वो ब्रीच किया और वहां से हमने और 200 पॉइंट का करेक्शन देखा डाउन साइड के ऊपर। ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट ने आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट तोड़े हैं, जब भी कोई सपोर्ट है कि टूटता है, फॉलो अप सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो आई थिंक कल का ट्रेडिंग सेशन काफी मजेदार रहेगा कि मार्केट्स कैसे मूव करते हैं। लोअर एंड पे अब जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है मार्केट का, वो है 23,750। तो 750-800 जोन, तो अभी भी आप कह सकते हो कि यहाँ से भी 150 पॉइंट की डाउनसाइड ओपन है मार्केट्स में। सो वो एक सपोर्ट जोन है जो मार्केट टेस्ट करने आएगा। अब वहां पे वो रुकता है नहीं रुकता है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें पता चलेगा। बट ओवरऑल एक रेंज बन गई है कि जब तक एटलीस्ट निफ्टी 24,350 क्रॉस डिसाइसिवली नहीं करता है, तब तक बुलिश पोजीशन तो डेफिनेटली अग्रेसिवली नहीं बनानी है। और लोअर एंड पे अगर बनाना है बुलिश पोजीशन तो वो सपोर्ट के आसपास कहीं स्टेबिलिटी दिखती है, 23,750-800 का जोन, तो उसको यूटिलाइज करना है बाय करने के लिए। सो करंटली तो अप्रोच सेल ऑन राइस का ही रहेगा, बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। मेरा मानना है कि मार्केट्स नीचे में 23,750-800 के लेवल्स टेस्ट करने आएगा। जहां तक बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ब्रेकआउट फेलियर था। सुबह सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट आ चुका है बैंक निफ्टी में और यहाँ से फेलियर हमने दिखा। और जब भी एक फेलियर दिखता है, उसके बाद का मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने फेलियर देखा और उसके बाद अग्रेसिव सेलिंग आई, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अंडरटोन खराब हो चुका है बैंक निफ्टी के लिए। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास आईसीआईसीआई बैंक था, एचडीएफसी बैंक ने तो अपना 52 हाई भी क्रॉस कर लिया था। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्लियर कट विजिबल है। तो जब तक बैंक निफ्टी 52,500 क्रॉस नहीं करता है, आई थिंक अग्रेसिव लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज का मेरा अप्रोच रहेगा। जो भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। बैंक निफ्टी का जो 20 डीएमए है 51,427 का, वो टेस्ट करने आ सकता है डाउन साइड पे। और ये जो गैप हमने बनाया था 3-4 दिन पहले, वो भी फिल करने आएगा। तो 51,300 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा। कोई भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। 52,200 300 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है, 52,000 52,300 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक के लिए। और
सेल और राइज की रणनीति है कुणाल की तरफ से। उनका ये कहना है कि निफ्टी में अभी भी 150 पॉइंट की गिरावट की गुंजाइश है। यहाँ से 23,750 इस लेवल पर आप नजर रखिए। लेकिन निश्चित तौर पर 24,000 24,400 के हम रेंज की बात कर रहे थे। रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है निचले तरफ में। और देखिए बाजार में जब चलने को लेकर कन्विक्शन का अभाव होना तो बाजार फिर गिरने के बहाने भी ढूंढता है, और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अदरवाइज जो चर्चाएं हो रही है कि अमेरिका में जो पीसी महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं उससे चलते आईटी शेयर टूट रहे थे, वो खबर तो सुबह सुबह भी थी। वो सुबह तो जब हमने ओपनिंग की तब भी खबर थी, लेकिन सुबह बाजार ने उतनी खराब शुरुआत की नहीं। इंट्राडे में आके फिर सारे के सारे जो शेयर हैं धराशायी हो गए और निफ्टी का आईटी इंडेक्स करीब 2.25% टूट गया है। तो ये चिंता बाजार के लिए जरूर है, कन्विक्शन का भाव है। एफआईएस की जो बाइंग आ रही है उससे ना कोई सस्टेन्ड कोई हम मोमेंटम देख नहीं रहे हैं। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, सारे के सारे हमारे एक्सपर्ट्स तैयारी हैं आपके लिए। जरा क्लोजिंग के लिए ट्रेड समझ लेते हैं, लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। अक्षय जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या चुना है आपने? बाजार तो कमजोर है लेकिन क्या सौदे आपके तेजी के हैं? जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, सभी को नमस्कार। तो मेरे सौदे जो है दोनों बाइंग की तरफ है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज का जो डाउनसाइड वोलेटिलिटी देखा है हमने वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। तो अभी भी जो सेटअप स्ट्रांग है टेक्निकली उनको मैं बाई की तरफ ही चुनना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी। गए 5 से 6 हफ्ते से एक रेंज के दायरे में सीमित है। जब भी निफ्टी में भारी गिरावट देखी थी तभी भी ये स्टॉक ने अपना सपोर्ट संभाला हुआ है। तो 1950 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में, बस मोमेंटम लौटने की देरी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर सीरीज में जल्दी आपको ये मोमेंटम अपटिक दिख जाएगी, जिसके चलते ओबेरॉय रियलिटी में आपका टारगेट 2132 और 2175 ये दो टारगेट आपको जल्दी दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1932 का बनाना है। दूसरा ट्रेड है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी में देखिए आज गए 2-3 दिन से स्टॉक एक साइडवेज एक्शन में है, पर उसके पहले एक अच्छी रिकवरी रैली हमने देखी थी 240 से 260, और हमारा मानना है कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहा है ओएनजीसी। सपोर्ट बेस से रिकवरी अच्छी हुई है और ये जो रिकवरी रैली है ये 263 और 271 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो ओएनजीसी बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 243.5। ठीक है, ओएनजीसी में 263 और 271 रुपए के टारगेट, 243 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे खरीदना है। और जो दूसरा शेयर है वो है ओबेरॉय रियल्टी का। आप देखिए बाजार है दिन के निचले स्तर पर, लेकिन अगर आप ओबेरॉय रियल्टी को देखेंगे तो ये दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। और आज लगातार 5वें सत्र में हम ओबेरॉय रियल्टी के शेयर में तेजी देख रहे हैं। कुछ और रियल एस्टेट में सपोर्ट मिल रहा है। ध्वनि गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे? क्या तेजी के सौदे हैं या फिर मिक्स है आपके पास, एक बाय एक सेल होगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगी कि मंडे को हमने जब क्लोजिंग बेल करा था तब इंडिगो में बाय रिकमेंडेशन दिया था, जहां पे 4360 का टारगेट था। वो टारगेट आज अचीव हो चुका है। और उसके अलावा आज की हमारी जो रिकमेंडेशंस रहेगी उसमें डेफिनेटली बाय और सेल दोनों का यहाँ पे मिक्सचर रहेगा। सबसे पहला काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है ओएनजीसी का। ऑन द सेल साइड रहेगा इसके अंदर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है और फर्दर गिरावट जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, जो 240 रुपए तक का नीचे इसका टारगेट बनाता है। और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको ऊपर 258 का लेवल ध्यान में रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है पॉलिसी बाजार का। ये हमारा बाय साइड का ट्रेड रहेगा। ऑलरेडी हमने जब पीसीआर से ये कॉल शेयर करा तब 1855 का भाव चल रहा था और इसके अंदर एक सडन स्पॉट मोमेंटम देखने को मिला है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू 1945 के लेवल्स तक देखने को मिलेगा। जैसे ही 1945 क्रॉस करते हैं फर्दर गेन्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने उस वक्त 1790 का सजेस्ट करा था, जिसको मैं रिवाइज करना चाहूंगी। अब इसके लिए स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 1825 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। दूसरा स्टॉक यहाँ पे जो तीसरी पिक मेरी है वो सेल साइड की रहेगी, जहां पे एनटीपीसी का काउंटर है। एनटीपीसी के काउंटर में यहाँ पे सेल साइड की रिकमेंडेशन है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका वीक है। 200 ईएमए को हम बार बार यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना के चल रहे हैं और वहां से स्टॉक एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। तो इसी को फर्दर कंटिन्यू होते हुए नीचे 345 का टारगेट एनटीपीसी में बनता है और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 371 का लेवल ध्यान में रखना है।
एनटीपीसी में भी बिकवाली की सलाह है और 371 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 345 का। पॉलिसी बाजार के में खरीदारी की सलाह है, टारगेट 1945 का। ध्वनि, ये दोनों शेयर तो आपके ठीक हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले अक्षय जी ने ओएनजीसी को बाय कहा, आप सेल कह रही हैं। अब दर्शकों के सामने दुविधा है कि आपके कॉल पर यकीन करें या फिर अक्षय जी के। क्या आपको अक्षय जी ने तर्क दिए जो तेजी को लेकर ओएनजीसी में पसंद नहीं आया, या फिर क्या हुआ? जी, बिल्कुल अभिषेक जी। ओवरऑल यहाँ पे काउंटर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड चैनल बना के रखा है, जिसमें स्टॉक जो अपनी 20 ईएमए को है, उसको भी ऊपर की तरफ नेगेट कर रहा है। कॉन्स्टेंटली वहाँ से एक सप्लाई प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जो कंटिन्यू हो रहा है। इनफैक्ट सितंबर की स्टार्ट से आप देखें तो वहाँ से ही स्टॉक ने अपनी 20 ईएमए को यहाँ पे नीचे की तरफ पे ब्रीच करा है और उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह कॉन्स्टेंटली मान के चल रहा है। तो यही मूव जो है वो फर्दर आपको नीचे डाउनसाइड का जो पुश है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी आज की सेशन में आप देखें तो ओएनजीसी के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो 50 और 200 की ईएमए है उसका भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, तो जिससे हम टेक्निकल भाषा में डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। तो फर्दर जो मार्केट के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं उसके साथ ओएनजीसी में यहाँ पे मुझे सेल की रणनीति ज्यादा पसंद आ रही है। कहते हैं कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर और ये रेखाएं दोनों के दोनों हमारे टेक्निकल एनालिस्ट पढ़ रहे हैं। ध्वनि की अपने तर्क हैं कि नहीं इसको आप सेल कीजिए, अक्षय जी के अपने तर्क है कि नहीं आप बाय कीजिए। अक्षय जी, एक और कमेंट आपसे चाहेंगे ओएनजीसी पर। जी, मार्केट है तो मार्केट में एक बायर मिलेगा, हमेशा एक सेलर रहेगा ही। ये स्तर पे कोई 25,000 बोलेगा, कोई 23,000 बोलेगा, तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। जब भी टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होंगे, ट्रेडिंग कॉल्स है, तो यही चलता है मार्केट। मेरे हिसाब से दोनों का लॉजिक सेम रहेगा, देखते हैं। हाँ, नहीं ये खूबसूरती भी होती है। देखिए, टीनो स्वदेश पर हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सबको भरपूर मौका, सबके तर्कों का सम्मान, और उसके बाद कई बार ना हम ट्रेडर्स के या फिर व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन पर भी छोड़ते हैं कि आपको जो सही लग रहा हो ना आप वो चुन लो। 3 ध्वनि ने बताया कॉल, 3 में से आपको जो चुनना हो। 2 आपको रणनीति अक्षय जी ने बताई बाय की, आपको जो चुनने चुन लीजिए। अब कुणाल जी के पास चलेंगे। कुणाल जी, आप बताइए आपके पास कौन सी शेयर हैं? खरीदारी करेंगे या फिर बिकवाली करेंगे, या फिर दोनों तरह के ट्रेड्स हैं आपके पास? बाय और एक सेल आइडिया रहेगा। पहले मैं सेल आइडिया पे फोकस करूंगा। निफ्टी ऑटो एज एन इंडेक्स काफी वीक लग रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। एंड यहाँ पे मेरी सेल की राय रहेगी एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स का भी आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो अगेन डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो बॉटम्स इंटैक्ट है। स्टॉक ने एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी दे चुका है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर और भी एग्रीवेट हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे एस्कॉर्ट्स के दिसंबर के फ्यूचर सेल करने की सलाह रहेगी मेरी। तो दिसंबर का एस्कॉर्ट्स का फ्यूचर चल रहा है 3517 के आसपास। तो आप 3517 से लेकर 3520 ये रेंज में आप एस्कॉर्ट के फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3560 का अपसाइड के ऊपर। जो फर्स्ट टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है डाउन साइड पे वो है 3400 का, और सेकंड है 3350 का। सो एस्कॉर्ट्स मेरा पहला पिक रहेगा जो सेल साइड पे रहेगा। सेकंड पिक है मेरा कैश मार्केट से बाय साइड पे। हमने देखा है कि थोड़ी बहुत मेटल स्पेस में रिकवरी दिखाई दी है। यहाँ पे कैश स्टॉक पे मैं फोकस करना चाहूंगा और स्टॉक का नाम है HEG। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम्स के साथ। पिछले एक हफ्ते के हाईस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अपने 20 DMA को भी क्रॉस कर लिया है स्टॉक ने। तो क्लियर कट एक बाइंग मोमेंटम में है। 430 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 410 का डाउन साइड पे, और टारगेट्स रहेंगे 450 से लेके 470। एक खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की कॉल यहाँ पर आती हुई। HEG लिमिटेड 450 पहला लक्ष्य, उसके बाद 570 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्कॉट्स के दिसंबर फ्यूचर पर बिकवाली की राय इस वक्त कुणाल की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। हमारे एक्सपर्ट्स की सारे क्लोजिंग ट्रेड्स खत्म हो चुके हैं, और ये क्लोजिंग ट्रेड्स पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि छांट कर डीप डाइव एनालिसिस करने के बाद ये सारे के सारे क्लोजिंग ट्रेड्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन नवंबर सीरीज की एक्सपायरी का आज दिन है, कल से नई सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखेगी। और पूरे के पूरे नवंबर महीने को अगर याद कीजिएगा, शुरुआत जो है वो तो फेस्टिवल के साथ हुई थी, दिवाली हमने मनाई थी, और उसके ठीक बाद
पूरे महीने भारी वॉलेटिलिटी या यूं कहें कि उतार चढ़ाव के बीच डाउनसाइड जो है वो ज़्यादा हावी होती हुई देखने को मिली। बाजार संभलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे थे। ऐसे में अगर आपको एक पूरी तस्वीर हम दिखा दें कि निफ्टी के लिए नवंबर सीरीज कैसी रही, कहाँ पर एक्शन दिखा, कहाँ पर लगार्ड्स देखने को मिले और कहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला, तो कैसा रहेगा। मेरे सहयोगी जिनय मेरे साथ यही रिसर्च लेकर जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं नवंबर सीरीज का पूरा लेखा जोखा। जिनय आप बताइए। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल गुड आफ्टरनून। नवंबर सीरीज़ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम देखेंगे तो सीरीज़ एक्चुअली वहीं ख़त्म हो रही है जहाँ से पूरा शुरुआत हुआ था। अगर हम अक्टूबर सीरीज़ की बात करें तो वो ख़त्म हुई थी करीब 24,205 पर, और वहीं नवंबर सीरीज़ की शुरुआत हुई थी 24,303 के आसपास से। अगर हम इसमें निफ्टी का परफॉर्मेंस देख ले, पिछले एक्सपायरी में क्या रहा था, तो पिछले 7 में से 4 टाइम्स हमने देखा है पॉजिटिव रिटर्न्स देखते हुए, वहीं 3 बार हमने देखा है कि नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिले थे पिछले 8 सीरीज़ में। पिछला जो सीरीज़ था नवंबर, ये थोड़ा सा हल्का सा एक नवंबर नेगेटिव साइड पे हमें देखने मिल रहा है। वहीं अक्टूबर भी एक काफ़ी नेगेटिव देखने मिला था एक्सपायरी की बात करें तो। इसके अलावा निफ्टी ने ये 21 नवंबर हाल ही कुछ दिनों पहले एक लो बनाया था, जहाँ से पे हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। आज थोड़ा सा दबाव ज़रूर देखने मिल रहा है, लेकिन निचले स्तरों से एक हल्की सी रिकवरी भी नज़र आई है। और ओवरऑल 21 नवंबर के जो लेवल्स थे वहाँ से एक अच्छी करीब 3.5-3% की रिकवरी नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम FII DIS की एक्टिविटी देख लें मंथली बेसिस पर, तो पिछले 4 अगर हम मंथ्स में देखेंगे तो करीब तीनों बार FIIs ने सेल किया है, जिसमें से अगस्त, अक्टूबर और नवंबर तीनों सेलिंग था। वहाँ पे सितंबर में एक हल्की बाइंग हमें ज़रूर नज़र आई थी। वहीं DIIs ने चारों के चारों महीने में खरीदारी की है। और बात करें FIIs बाइंग की, तो जो एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक हमें देखने मिली थी FII की 38 डेज़ बाद, वो हमें टूटते हुए देखने मिली। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट होते हुए नज़र आया है पिछले तीनों दिन की FII की बाइंग में, बट ओवरऑल FII की बाइंग शुरुआत होते हुए थोड़े साइंस बिल्कुल नज़र आए। इसके अलावा हम बात करें लूजर्स और गेनर्स के अब निफ्टी में कौन से रहे, तो टॉप 5 निफ्टी गेनर्स की तरफ देखेंगे ये सीरीज़ में, तो उसमें हमें नाम नज़र आया जैसे कि भारती एयरटेल, TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस करीब 6% से 7.5% के हमें थोड़े टॉप गेनर्स देखने मिले। वही अगर हम लूजर्स की तरफ देख लें निफ्टी में कौन से रहे, टॉप 5 लूजर्स की तरफ देखेंगे तो एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, NTPC, SBI लाइफ और बजाज फिनसर्व नज़र आया। करीब 10% से 16% का रेंज रहा FII और जो भी सारे टॉप फॉलोवर्स है उनमें। इसके अलावा अगर हम दूसरे मार्केट डेटा के बारे में देखें ओवरऑल ग्लोबली क्या हुआ, तो हमने देखा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों ही इंडेक्स जो US के वहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल छुआ उन्होंने। वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो S&P है और ASX 200 है, वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लेवल्स हमें नज़र आए। इसके अलावा एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस की तरफ देखें तो वो हमें दिखा 72.9 पर, रुपी ने ऑल टाइम लो छुआ इस स्तर पर। और ऑल्सो गोल्ड में भी आज इस बार हमें थोड़ी सी एक बिकवाली टाइप नज़र आई, रेडिश नज़र आया, क्योंकि 4.3% का गोल्ड में डाउनटिक नज़र आया। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर देख लें नवंबर सीरीज़ में हमने क्या टोटल देखने मिले, तो बात करेंगे कि पहले तो नवंबर सीरीज़ शुरुआत हुई थी दिवाली से, उसके बाद अर्निंग सीजन में हमने एक एंडिंग होते हुए नज़र आया, जिसमें हमें अपग्रेड से ज़्यादा डाउनग्रेड्स नज़र आए, तो एक फोकस में रहा। इसके अलावा अडानी और US चार्जेस हमें नज़र आए। FII का जो एक्सपायरी था वो हमें ख़त्म होते हुए नज़र आया और लॉट साइजेस चेंज भी हमें नज़र आए। जिन्हें शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि हमने देखे इस पूरे के पूरी सीरीज में, से लेकर इंडेक्सेस में, मेजर इंडेक्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स और कहां पर एक्शन दिखा, ये सब आपने जाना। लेकिन द क्रक्स ये पूरे के पूरे डिटेल का ये है कि सीरीज जहां शुरू हुई थी उसी स्तर पर खत्म होती हुई देखने को मिली। तो एक रेंज में फंसा हुआ बाजार और ये वॉलेटिलिटी जो है, या कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव जो है पूरी सीरीज के दौरान कायम रहे। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला, मार्केट का एक्शन हम जारी रखेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद
बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त 23,932 के लेवल्स पर करीब 350 अंकों की बिकवाली का दबाव। दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ बाजार कमजोरी के साइंस, और इस कमजोरी में पीएसयू बैंक और कुछ हद तक रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को थोड़ा बहुत संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप स्पेस, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, एफएमसीजी, एनर्जी पैक, ऑटो, आईटी, यहाँ पर आप बिकवाली के साइंस ही देखेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का अब वक्त हो गया है। ओके, तो आज ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शंस रणनीति के साथ। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, बताइए आज कौन सी स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस की जो आप लेकर आए हैं? जी गुड आफ्टरनून। आज के ऑप्शन चैंपियन में रिकमेंड करना चाहते हैं एलटीएफ, बिकॉज यहाँ पर हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और वीकली के चार्ट पर एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और वहां से 100 डीएमए के सपोर्ट से वहां पर भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड बन रहा है एलटीएफ में, तो हमें 145 का दिसंबर मंथ का कॉल ऑप्शन बाय करना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 4.4 टू 4.6 और इसमें जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7.5 के और हमें 3 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है निचले साइड पर। सो जो मैक्सिमम रिस्क नजर आ रहा है एज पर और रिकमेंडेशन वो आ रहा है 7,000 रुपीज का और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहे हैं 14,000 रुपीज के। एनटी फाइनेंस की 145 वाली कॉल खरीदनी है 4 रुपये 40 पैसे, 4 रुपये 60 पैसे के भाव पर। दिसंबर सीरीज याद रखी गई, आज नवंबर सीरीज तो खत्म हो गई। लक्ष्य 7 रुपये का और स्टॉप लॉस 3 रुपये का आपको लगा के चलना। अधिकतम मुनाफा 14,000 का, अधिकतम नुकसान जो होगा वो होगा 7,000 रुपये का। शेयर में 2.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं कमजोर बाजार में भी। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। निफ्टी की बात करें, निफ्टी इस वक्त 356 अंक नीचे है, गिरावट इनफैक्ट 374 अंक, गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है और बिल्कुल 23,900 के क्रूशियल लेवल पर जाकर खड़ा है। निफ्टी बैंक की बात करें 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त है। हालांकि अभी भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे ना तो वो टिल्टेड है तेजी की तरफ, यानी कि मतलब स्मॉल कैप में, मिड कैप में उतनी ज्यादा आज हम चिंताजनक स्थिति नहीं देख रहे हैं। लेकिन कुणाल जी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्लास होता है तो बहुत सारे उसमें उद्दंड बच्चे भी होते हैं, ऐसे भी कुछ उद्दंड ट्रेडर भी होंगे। मान लीजिए 23,900 के आसपास किसी को अगर कॉन्ट्रा बेट लेने का मौका अगर मिल रहा हो या फिर सोच रहा हो, क्या सही होगा? अच्छा, कुणाल हमारे साथ नहीं है। अक्षय जी, सवाल आपसे होगा ये, क्या एक कॉन्ट्रा बेट लेने चाहिए तेजी के लिए निफ्टी पर? जो रोलओवर्स है अभी तक अगर आप देखेंगे तो रोलओवर्स में एग्रेशन नहीं दिख पा रहा है लॉन्ग में। और दूसरी बात है, अगर आप रोल करना भी चाहे तो 150-170 का रोल कॉस्ट बैठ रहा है निफ्टी में नए सीरीज में शिफ्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही महंगा रोल ओवर बैठ रहा है और इसमें नॉर्मली जो है ऐसे रोल्स जब भी हम देखते हैं तो शॉर्ट पोजिशनिंग के संकेत डेरिवेटिव सेगमेंट में दिखते हैं। तो मैं कहूंगा कि जल्दबाजी करने वाला समय है नहीं। तो कॉन्ट्रा बेट लेने के लिए कल का ओपनिंग फर्स्ट हाफ एन आवर देखना बहुत जरूरी है। कल कुछ फर्स्ट हाफ एन आवर में रिकवरी मोड मिले निफ्टी में और निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन हो तो मैं जरूर कॉन्ट्रा बेट लूंगा। अगर नहीं ले पाया और वापस 23,000 650 तक आया, वो पॉइंट पे मैं कॉन्ट्रा बेट लेना पसंद करूंगा। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू। लेकिन निफ्टी आज गिरा क्यों और गिरा किसकी बदौलत सुबह खड़ा था और क्यों गिर गया? उसका एक बड़ा रीजन है एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट को खींच लेना। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने आज इंट्राडे में नया रिकॉर्ड हाई बनाया, 1836 रुपए तक ये शेयर गया, लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गया। क्यों गिरा शेयर, क्या रीजंस इसके हैं और ब्रोकरेजेस का एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेकर व्यू क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जबलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज रिकॉर्ड भी बना और उसके बाद मुनाफा वसूली का शिकार भी हुआ शेयर, ये बताइए रीजंस क्या है इसके? जी हाँ, तो अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो आज के दिन में हमने देखा कि एक नया रिकॉर्ड हाई जो है एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिला था। 1836 रुपये का ये जो प्राइस है वहाँ तक एचडीएफसी बैंक की पर शेयर वैल्यू चली गई थी और उसके बाद हमने देखा कि कहीं पे एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिला था। और इसका मेन रीज़न अगर हम बात करें तो कई सारे रीजंस है। सबसे पहले आता है कि एमएससीआई का जो रिजिक होने वाला है, इसके चलते हुए कहीं पर हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में एचडीएफसी बैंक में हलचल तो देखने को मिली थी और एक बुलिश व्यू जो है वो हर जगह से हमें देखने को मिला था। क्योंकि अगर हम बात करें एमएससीआई के रिजिक की
की, तो कहीं पे रीबैलेंसिंग की वजह से कहीं पे $2.5 बिलियन का एक इन्फ्लो जो है, निवेश जो है वो आ सकता है। और इसी के चलते हुए ब्रोकरेज का मानना है, जैसे नुवामा का अगर सुने तो कहीं पे $1.9 बिलियन का इन्फ्लो जो है वो उनका मानना है HDFC बैंक में आ सकता है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें कि HDFC बैंक में ये जो रैली है वो हमने Q2 के रिजल्ट्स के बाद ही देखना चालू कर दी थी। Q2 के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो 10% का ग्रोथ जो है NII में देखने को मिला था। इसके बाद हमने देखा कि कहीं पे 9% का उछाल जो है शेयर में देखने को मिला, और इसी के साथ साथ क्रेडिट रेशियो जो है वहाँ पे भी एक अच्छी एक लेवल उन्होंने मेंटेन करी रखी थी। HDB फाइनेंशियल की बात करें तो कहीं पे वहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। 12,500 करोड़ के IPO के साथ HDB फाइनेंशियल आ सकता है। तो ये सारे कई पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो HDFC बैंक को ऊपर लेके गए। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो आज के दिन में ये जो रिकॉर्ड हाई लेवल है, इसकी वजह से HDFC बैंक का मार्केट कैप जो है वो 14 लाख करोड़ तक चला गया था। इसे कंपनी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि ये 14 लाख करोड़ का मार्क जो है आज कंपनी ने ट्रैक किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो निफ्टी 50 की अगर पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक 5 to 6% का रिटर्न दिया है। बट अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो कहीं पे 16% का रिटर्न जो है इस बैंक ने जनरेट किया है। हालांकि अगर हम बात करें पहले के कुछ परफॉर्मेंस की, तो कहीं पे कंसोलिडेशन देखने को मिला था, बट Q2 के बाद ये एक रैली जो है हमें देखने को मिली। इसके अलावा आज के दिन में अगर हम बात करें जो गिरावट हमें देखने को मिली, तो इसमें मेन सबसे पहले रीजन था कि कहीं पे ऑल टाइम हाई पे था शेयर। इसके बाद अगर हम बात करें RSI लेवल की, तो कहीं पे 68 to 70 पे RSI लेवल जो था वो हवर कर रहा था। हालांकि कहीं पे अगर हम बात करें RSI लेवल की, तो 70 के ऊपर जब भी जाता है तो ऐसे माना जाता है कि ओवरबॉट जोन में चला गया है। HDFC की बात करें तो कुछ समय के लिए वो 70 के ऊपर था, और इसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग जो है आज के दिन में देखने को मिला। बट इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की भी, तो इस स्टॉक पे ऐसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं है जिनका सेल रेटिंग है। 47 ब्रोकरेजेस है जो इस स्टॉक को कवर करते हैं, और उसमें से 40 ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जिन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो कभी ये जो टारगेट प्राइस है वो 1558 से कहीं पे 2550 रुपीज़ तक एक रेंज में है। बट सबसे बड़ा अगर टारगेट की बात करें तो कहीं पे BNP पारिबास है जिनका टारगेट है 2550 रुपीज़। इसी के साथ अगर हम बर्नस्टीन की माने तो कहीं पे उनका भी टारगेट प्राइस है 2100 रुपीज़। तो कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक काफ़ी बुलिश व्यू हमें इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें HDFC बैंक की, आज के दिन में एक नया लेवल तो हमें देखने को मिला ही। आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि ये जो लेवल है वो आगे जाके भी सस्टेन होता है। क्या HDFC बैंक 2000 रुपये के लेवल तक जा सकती है क्या, या कहीं पे हमें कंसोलिडेशन आगे जाके देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें और ब्रोकरेजेस की बात करें तो एक बुलिश व्यू जो है HDFC बैंक की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि आज नया हाई बनाने के बाद प्रेशर है, और हमारे एक्सपर्ट्स भी बार बार कह रहे थे कि 1800 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा HDFC बैंक, क्योंकि नतीजा आए थे इसके 20 अक्टूबर को, और वहां से स्ट्रेट 8-10% की तेजी हमने HDFC बैंक के शेयर में देखी थी। तो HDFC बैंक के शेयर पर व्यू तो लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इंश्योरेंस शेयरों में जो आज जोरदार गिरावट हो रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जो कि स्पेस को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, वो एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर जुड़ गए हैं। अनुराग, आज भारी गिरावट इंश्योरेंस शेयरों में, बताइए क्या रीजन है इसके? देखिए, इंश्योरेंस के अंदर हाल कुछ दिनों पहले FM निर्मला सीतारमन और IRDAI चेयरमैन के द्वारा मिस सेलिंग से जुड़ी हुई जो चिंता जाहिर की गई थी, उसको लेकर कुछ अफवाहें थी। लेकिन IRDAI से जुड़े हुए जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है कि रेगुलेटर की तरफ से किसी भी तरह का कोई डायरेक्टिव इशू नहीं किया गया है जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को बैंक इंश्योरेंस चैनल से जो उनका कारोबार होता है उस पर कैप किया जाए। यानी रेगुलेटर के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश कंपनियों को नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस कारोबार जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक बड़ा चैनल है अपने कारोबार का। अगर मैं बात करूं वित्त वर्ष 2024 की, तो HDFC बैंक का कुल 65% जो कारोबार है वो बैंक इंश्योरेंस चैनल के थ्रू आया है। SBI लाइफ का 52%, ICICI प्रू का 28%। तो इसको लेकर कुछ जो कंफ्यूजन था, जो अफवाहें थी, लेकिन IRDAI के टॉप सोर्सेज ने ET नाउ स्वदेश को कहा है कि अभी तक रेगुलेटर की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं दिए गए हैं। अगर कुछ बैंक इंश्योरेंस पे डायरेक्टिव हो गए भी तो उस पे पहले पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही कुछ भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि बैंकों का एक बड़ा योगदान है। बैंक इंश्योरेंस चैनल के जरिए इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी बड़ा है। दूर दराज में ग्रामीण अंचल में बैंक ब्रांचेस के जरिए जो है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बड़ा है। तो IRDAI जो है रेगुलेटर है वो किसी भी तरह का दिशा निर्देश नहीं दे सकता कि वहां पर कैपिंग करने का। तो इसीलिए अभी तक IRDAI के द्वारा कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को अपना बैंक चैनल पर कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाना पड़े या उसे कमी करनी पड़े।
ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, और आज हम देख रहे हैं कि 3 से 5% के आसपास की गिरावट है एचडीएफसी लाइफ में, और इसके अलावा एसबीआई लाइफ के शेयर में भी हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि अगर आप सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को देखेंगे तो उसमें आज तेजी पर कारोबार होगा, 2 से 3% के आसपास की तेजी उसमें होगी। इंश्योरेंस पर एक जरा व्यू ले लेते हैं। ध्वनि, इन दोनों शेयरों में आपने खबर भी सुन ली हमारे सहयोगी को कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। आप बताइए आपका व्यू क्या है, क्या गिरावट और यहाँ से बढ़ सकती है? अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा के रखें? अभिषेक जी, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स को अगर हम देखते हैं तो दोनों के अंदर जिस हिसाब का सेल ऑफ आज के सेशन में देखने को मिला है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले एसबीआई लाइफ की बात करते हैं तो एसबीआई लाइफ में आज जिस हिसाब का फॉल आया है ये कंटिन्यू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 1370 की लेवल्स के पास। 1370 की लेवल के पास अगर स्टॉक यहाँ पे हॉल्ट करता है तो वहां से आपको एक सपोर्ट लेवल वर्कआउट करता हुआ इसके अंदर देखने को मिलेगा। और एचडीएफसी लाइफ का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो सिमिलर फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है और ओवरऑल फॉल इसका जो है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। कल के सेशन में अगर यहाँ पे 630 का लेवल जो है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह होल्ड आउट करता है तो एचडीएफसी लाइफ का जो फॉल है वो यहाँ तक थम सकता है। बट अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर गिरावट इसके अंदर 1610 की लेवल तक कंटिन्यू करेगी, 610 लेवल्स तक कंटिन्यू करेगी, सॉरी 610 एचडीएफसी लाइफ के लिए, 1370 एसबीआई लाइफ के लिए, ये दोनों सपोर्ट लेवल आप याद रखिए चलिए दोनों शेयरों के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और बीटीएसटी और एसटीबीटी शेयर भी होंगे फोकस में। आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस ब्रेक के अंदर सिर्फ एक छोटा सा काम ये हुआ है कि बाजार ने छोटा सा एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। 51,800 51,900 बैंक निफ्टी का वापस आ गया है। एक छोटा सा चार्ट मैं आपको वापस से दिखाना चाहता हूँ। सुबह भी हमारी चर्चा हुई थी, तब मानसी भी थी शो में और अभिषेक जी भी थे, तब हमने ये बात बताई थी कि ये चर्निंग वाला एरिया है जो हमने आपके लिए मार्क किया हुआ है। इसके ऊपर जो आप ये हरे रंग की एरो देख पा रहे हैं ये ब्रेकआउट लाइन है और उसके बाद आप स्टीप राइज देखते लेकिन ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। आज फिर से हम उसी जगह पर आके रुक गए और इसी चर्निंग का पार्ट रह गए। ये 200 दिनों के एवरेज, 50 दिन के एवरेज के बीच में अभी भी हम झूल रहे हैं। ये सुबह ही हमने आपको नोटिस कराया था कि जब तक इस लाइन के ऊपर आके हम एक दिन की कम से कम क्लोजिंग नहीं देते तब तक एक बड़े ब्रेकआउट की हम शायद कल्पना ही करते रहें। आज मार्केट ने उसी चर्निंग के बीच में आपको फिर से फंसा दिया है। खैर देखते हैं। फिर भी आज का मैं एक चीज़ की थोड़ी सी दाव देना चाहूँगा, बैंक निफ्टी की थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 51,000 52,000 के आसपास भी रहता है तो कोई मेजर डैमेज नहीं होगा। ध्वनि पटेल, कुणाल शाह इस बीच में सब बने हुए हैं, उनसे मैं कुछ चीज़ें और समझ लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये रोल ओवर हो रहा है, लास्ट फेजेस में है, 65% का रोल ओवर अब तक हो चुका है निफ्टी पर और कल से नई सीरीज़ की भी शुरुआत हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, ध्वनि कोई ऑप्शंस का ट्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते? अगर आप कहें तो, नहीं तो छोड़ दूंगा, फिर मैं ऑप्शंस देखता ही नहीं। बोलो हाँ या ना। नहीं डिम्पी जी, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन के ट्रेड के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहूंगी क्योंकि जैसे हमने 12 बजे बात करी थी तो यहाँ पे 24,000 ब्रेक होने के बाद फर्दर हम 23,800 का लेवल जो है उसको वापस से रीटेस्ट करेंगे। करंट लेवल से भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा तो ऑप्शन के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। नहीं कर रहे एक्सपेरिमेंट, आपकी बात एग्री है। और 23,800 आप वापस रीटेस्ट करेंगे। 23,800 ही हम टेस्ट भी करके आए हुए हैं वैसे तो 1 मिनट के लिए। देखते हैं। चलिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है कि अगली सीरीज़ में भी चलेगा। GNFC काफ़ी बढ़िया कुणाल जी, ये सीरीज़ का एंड कर रहा है और अगली सीरीज़ में जा रहा है। GNFC एक बार ज़रा चेक करना। GNFC आप देखोगे तो काफी वोलेटाइल काउंटर है। ये स्टॉक ने पिछले 4 दिनों में अच्छी खासी रैली बताई है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अपने 200 DMA के आसपास भी सपोर्ट लिया और 20 DMA को भी रिस्पेक्ट किया है। सो ये लेवल होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो गैप था स्टॉक को 14-15 के आसपास, वहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक मूव आ सकता है जो स्टॉक को हायर एंड पे 640 तक लेके जा सकता है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बना है स्टॉक का वो उसका 20 DMA जो है 595 के आसपास। तो 595 अगर 620 के ऊपर कल ओपन होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड बनता है फॉर 640 टारगेट ऑन द हायर एंड।
ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन है, लेवल्स आपको सर ने बता दिए, उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। कुछ इच्छाएं होती है मार्केट के अंदर, तो मैं आज की इच्छा आपको बता देता हूँ। मेरी इच्छा ये थी कि 15 के नीचे का विक्स बंद हो जाए, अभी वो नहीं हो रहा, 15,700 पे चल रहा है। मेरी इच्छा थी कि 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी वापस आ जाए, अभी हम 70 पॉइंट दूर हैं। मेरी इच्छा थी कि 23,000 या 24,000 का लेवल हम दिखा के जाए क्लोजिंग बेसिस पर, उससे हम अभी 60 पॉइंट दूर है। मिनट रह गए 12 मिनट, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस 12 मिनट में कुछ चमत्कार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। बस चंद मिनट बचे हैं बाजार क्लोज होने में और एक्सपायरी लेड वॉलेटिलिटी बिल्कुल दिखती हुई बाजार में, और गिरावट जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई। इनफैक्ट कह सकते हैं कि क्रिटिकल 23,900 के लेवल्स जो थे निफ्टी पर, उसे भी ब्रीच किया निफ्टी ने। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ, सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट हम देख चुके हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी बिकवाली हावी होती हुई और माइल्ड रेड सिग्नल्स आपको दिखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स में, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। सो क्लियरली हम देख रहे हैं बाजार में माहौल जो है इस वक्त बिकवाली की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। और इस बिकवाली में अगर आप देखेंगे मेजर प्लेयर्स हैं जहां पर हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, जिसके चलते कोई मोमेंटम या सपोर्ट इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। नई सीरीज़ के ठीक पहले इस सीरीज़ को क्लोज करने हम जा रहे हैं और इस तरह की बिकवाली इस वक्त मार्केट में। कुणाल है हमारे साथ। कुणाल, एक तो बीएसई लिमिटेड के स्टॉक को पुल अप करेंगे, कमज़ोर बाजार में भी इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर अपनी राय दीजिए। लगातार अपमूव्स दिखाने का दमखम रखता हुआ ये स्टॉक हमने देखा, पिछले इसी हफ्ते हमने देखा था इनफैक्ट डाउन ट्रेंड्स एक आध सेशन में नजर आए थे, लेकिन अगेन वहाँ से परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती हुई। और इसके अलावा कोई बीटीएसटी ट्रेड या एसटीबीटी ट्रेड आपकी तरफ से अगर हो तो? डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। फर्स्टली हमने जो स्टार्ट ऑफ द शो में रेकमेंड किया था स्टॉक एचईजी बाय साइड पे, कैश साइड पे 430 के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमने रेकमेंड किया था। अभी 445 चल रहा है, हमारे फर्स्ट टारगेट के नजदीक है जो 450 का हमने दिया है। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा, कंटिन्यू होल्ड करना फर्स्ट टारगेट, और इनफैक्ट हायर एंड पे 460 470 के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो एचईजी काफी स्ट्रांग लग रहा है, करंट लेवल से भी वीक मार्केट में स्ट्रेंथ बता रहा है। जैसे कि मैंने रैशनल बताया था कि पिछले 5-6 हफ्ते के हाइस के ऊपर क्लोज कर रहा था, सो काफी स्ट्रांग है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जहां तक बीएससी की आप बात कर रहे हो, वहां पे एक साइडवेज का मूव है, मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड है, शायद कंसोलिडेट करेगा। स्टॉक तो रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं बैठ रहा है मेरा करंट लेवल से। जो जहां तक अगर आप बीटीएसटी की आपने बात की है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स जिस हिसाब से हमने देखा है कि सेल ऑन राइज प्रेशर रहेगा मार्केट्स पे। यहाँ से मैं एसटीबीटी की सलाह दूंगा, और वो स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी वीक है, स्टॉक ने आज अपने 20 डीएमए पे रेजिस्ट किया है, और अभी भी स्ट्रक्चर एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे वीकनेस काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा है कैश मार्केट में, प्लस जो दिसंबर की सीरीज है वहां पे भी अच्छे खासे पोजीशन बिल्टअप हुई है शॉर्ट साइड पे। तो बजाज फाइनेंस सेल करके आप जा सकते हो, स्टॉप लॉस रहेगा जो दिसंबर फ्यूचर्स है। करंटली बजाज फाइनेंस दिसंबर पे ट्रेड कर रहा है 6572 के आसपास, तो ये 6572 6580 के रेंज में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन अपसाइड पे, वो है 6720 का। जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ डाउन साइड पे वो है 6500, और सेकंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो है 6420। नज़र यहाँ पर कुछ मिड कैप से जुड़े स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में भले ही गिरावट या कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी साइंस देखने को मिल रहा है, लेकिन वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस ही है जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को पुल अप करते हैं, आज अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ 1579 के लेवल्स पर। कमज़ोर बाजार में भी मजबूती कायम है। कुणाल, कोचिन शिपयार्ड पर आपकी राय? आई थिंक डिफेंस एज अ स्पेस हमने देखा है कि काफी अच्छा मोमेंटम रहा है पिछले 2 से 3 दिनों में। आई थिंक करंट लेवल्स पे चेज नहीं करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड को। स्टॉक अच्छा है, बट आई थिंक डिक्लाइंस को यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। जो इस हिसाब से स्टॉक ने पिछले 4 दिन में रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 1270 वाला स्टॉक
1560 1570 हो चुका है। मुझे लग रहा है एक डिक्लाइन मिलेगी, पुल बैक मिलेगा बाय करने के लिए। आइडियल सपोर्ट जोन है जो डाउन साइड पे है वो है 1500 का, तो अगर 1500 के आसपास मिलता है तो उसको बाय करिए। हायर लेवल्स पे स्टॉक 1689 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो 3 मिनट रह गए मार्केट के बंद होने में, लेकिन आज की संख्या से कल की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। आप पूछेंगे किस चीज़ की संख्या बढ़ रही है? वो संख्या बढ़ रही है F&O के ट्रेड की। कल से नई सीरीज़ की शुरुआत हो जाएगी। 20 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी कि जब नई सीरीज़ शुरू हो जाएगी, मतलब उससे पहले अनाउंसमेंट हुई थी, 20 तारीख को शेयर्स मिल गए थे, तो उससे ये पता लगा कि अब नई सीरीज़ के अंदर आपके शेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक करीब 185 शेयर हैं, ये 45 शेयर जुड़ जाएंगे तो करीब करीब आपके 230 शेयरों की संख्या के साथ आप F&O में काम कर पाएंगे। अच्छी बात है, F&O का बिजनेस कहीं नहीं जा रहा, सरकार उसका पूरा ख्याल रख रही है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जो नए शेयर्स आए हैं ये किसी भी एक्सीडेंट के शिकार ना हो डेरिवेटिव्स में, नहीं तो फिर नाम खराब होगा। अदरवाइज़ वैसे ठीक है। इस सब की सूची आपके सामने हमने रख दी है। खैर आगे बढ़ जाते हैं जरा क्लोजिंग की तरफ। आज जो मेरी विश लिस्ट में से 2-4 चीज़ थोड़ी पीछे हट गई, नहीं तो पूरी होने जा रही थी। वो 50 पॉइंट करीब पीछे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जो कम से कम आज बैंक निफ्टी दिखा जाता 52,000 तो तसल्ली हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, 960 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा स्पॉट में। मेरी दूसरी इच्छा थी कि आज कम से कम 24,000 बैंक निफ्टी वापस दिखा जाता, उससे 50 पॉइंट दूरी है, तो ये 23,950 पे कर रहा है काम। तीसरी इच्छा थी कि 15 के नीचे विक्स चला जाता, लेकिन ये भी जस्ट 15 के ऊपर है। कहने के बाद सारी ये है कि हम फिर से बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। ये बॉर्डर लाइन किस चीज़ की है? ये उस द्वंद्व की है जहाँ पे बियर्स या बुल्स में से कौन जीतेगा उसकी है। ब्रॉडर मार्केट, बड़ा बाजार आज उतना खराब नहीं हुआ। इंडेक्स मैनेजमेंट वाले शेयर्स खराब हुए, इसकी वजह से आपको तेज़ गिरावट मार्केट में दिखती हुई दिखी है। अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज होना होता तो आपके एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी ख़राब हो जाती। कल से 45 शेयरों का जखीरा नया मार्केट में आ जाएगा, जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आएगा। इसमें से कुछ एक शेयर्स पहली बार डेरिवेटिव्स का स्वाद चखेंगे। उनको नहीं पता होगा, या इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को भी नहीं पता होगा कि कैसे रिएक्शन देंगे डेरिवेटिव्स में आने पर। तो इसलिए जो नए 45 शेयर आएंगे उनको थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल मार्केट के अंदर है, जो कुणाल भाई अब आपको बता रहे थे कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को ये हफ्ते का आखिरी सेशन है, लेकिन आने वाली दिसंबर सीरीज़ को एक तय करने का बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो ये सेशन की जिसकी मैं अभी बात आपके सामने कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल आप इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए एक बार अगर आप कोई चीज़ देखेंगे या ट्रेड देखेंगे तो फिर आप अच्छे से संभल पाएंगे। आज का दिन मार्केट में ज़ोरदार जो एक झटका लगा है उसके तौर पर गिना तो जाएगा। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ट्रस्ट में किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बाजार ऐसे एकदम से गिर जाएगा। जब गिर रहा था तो कई लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी पकड़ा। जैसे ही निफ्टी अपनी सारी बढ़त को खोने में कामयाब हुआ, बैंक निफ्टी ने खो दी अपनी बढ़त, लोगों ने सौदे पंच किए, प्रेशर और बना और नीचे आए और प्रेशर पे प्रेशर मार्केट के अंदर आता गया। नए लोग आते गए, मार्केट उनको ट्रैप करता गया। तो 23,000 24,000 के जस्ट नीचे आज की क्लोजिंग मिल रही है। देखिए आज क्या इंपॉर्टेंट वैसे बात है, आप 24,400 वाले रेजिस्टेंस को भी टच कर गए और आप 23,950 यानी कि सपोर्ट को भी टेस्ट कर दिया। इसी 400 पॉइंट की चर्चा तो कल परसों से हो रही है, इसी 400 पॉइंट में आपने देखा भी है। बहुत शुक्रिया आपका ध्वनि आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया कुणाल आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं, मानसी को भी इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ है, इसको भी एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार। स्वदेश स्मार्ट शेयर में आपका स्वागत।